मैं डॉक्टर तलहा साद, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में पदस्थ हूँ। आज होली एवं शब बरात की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का दूसरा फेज बड़ी तेजी से पूरे देश एवं प्रदेश को अपनी चपेट में लेता चला जा रहा है और अपने शहर में भी आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते चली जा रही है। ये जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ते चली जा रही है, इस संबंध में आपसे 2-4 बातें करनी है। सबसे बुनियादी बात यह समझने की है कि किन लोगों को यह जांच करवानी चाहिए और किन लोगों को यह जांच नहीं करवानी चाहिए। और ये जो जांच है, ये जो आरटी-पीसीआर की जांच जो है, ये होती क्या है? पिछले 1 साल से आप कई बार ये आरटी-पीसीआर की जांच का नाम सुनते चले आ रहे होंगे। सो ये आरटी-पीसीआर की जांच को अगर आप समझेंगे तो आपके सामने 2 सवाल जो हमेशा रहा करता है। पहला कि किन लोगों को ये जांच करानी चाहिए, दूसरा कि अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे 14 दिन के आइसोलेशन के बाद क्या मुझे दोबारा भी ये वाली जांच करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। ये वाली सवाल भी जो है काफी ज्यादा लोग पूछते हैं। पहला सवाल उनके मन में ये घूमता रहता है कि क्या अब मुझे जांच करा लेनी चाहिए, क्या मुझे जांच करा लेनी चाहिए। दूसरा कि जब मैं पॉजिटिव आ ही चुका हूं, अब मैंने 14 दिन का आइसोलेशन कंप्लीट कर लिया है, तो क्या मुझे फिर से दोबारा जांच करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक कि आप इस आरटी-पीसीआर की जांच को समझेंगे नहीं, तब तक कि आपके मन में ये दुविधा हमेशा बनी रहेगी। और अगर आप इस जांच को समझ लेंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि किन लोगों को ये जांच नहीं करानी चाहिए और वो बिना मतलब व्यर्थ में ये जांच करवा रहे होते हैं। सो अब ये जांच का क्या मतलब है? ये जो आरटी-पीसीआर की जांच होती है, जैसा कि जिन लोगों ने जांच करवाई होगी वो जानते होंगे कि उनके गले में या नाक में एक डंडी में रुई लगा हुआ होता है और उसे डाल करके वहां से सैंपल निकाल रहे होते हैं। अब ये जो सैंपल रहा करता है, इसको जब लैब में हम चेक कर रहे होते हैं, और जो ये आरटी-पीसीआर की जांच का जो बुनियादी जो की तरीका है वो ये है कि अगर उसमें वायरस मौजूद होंगे तो वायरस की समझ लीजिए अगर एक लंबाई अगर 10 मीटर की है, एक बात फर्ज करने की और समझने की है कि अगर एक वायरस की लंबाई 10 मीटर की है तो लैब में पहुंचने पे सबसे पहला काम हम ये कर रहे होते हैं कि उस वायरस के छोटे छोटे टुकड़े में उसको तब्दील कर दे रहे होते हैं। मान लीजिए कि 0.5 मीटर या 1 मीटर में उसके छोटे छोटे टुकड़े, जो 10 मीटर का वो एक पूरा वायरस था, उसको 1 मीटर या 0.5 मीटर के छोटे छोटे टुकड़े में हम तब्दील कर रहे होते हैं और फिर उसके छोटे से छोटे जो टुकड़े बना लिए गए हैं उनके ऊपर बाकी और दूसरे प्रकार के एंजाइम्स डाले जाते हैं। ये एक एंजाइम क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन कराने का एक तरीका हो रहा होता है जिससे कि आगे की प्रक्रिया हो रही होती है। और उसके बाद फिर ये जो कि जांच हो रही होती है उससे ये साबित होता है कि क्या ऐसा अगर कोई भी वायरस, ये वायरस या इससे मिलता जुलता कोई दूसरा वायरस या कोई तीसरा वायरस, कोई भी चीज वहां पर अगर मौजूद थी तो वो एंजाइम जिसने कि एक लंबे 10 मीटर के वायरस को तोड़ करके छोटे 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 टुकड़े में तब्दील कर दिया और उसके बाद दूसरे एंजाइम डाल करके उसके साइज को बड़ा किया गया, जिसको कि कंप्यूटर ने जांच करके बताया कि हां, यहां पर छोटे से छोटे टुकड़े में भी हमें वायरस मिला है, हां या ना। अब ये पूरी प्रक्रिया को आपने देखा कि किस तरह से ये वायरस को जांचने का तरीका है आरटी-पीसीआर। इस जांच के तरीके में 2 बातें आपको सबसे बुनियादी तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये कि ये जांच किसी जिंदा वायरस को पकड़ने का तरीका नहीं है। अब ये जिंदा और डेड वायरस को पकड़ने में अंतर क्या है?
ये बात कि बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से एक 10 मीटर के वायरस को छोटे छोटे टुकड़े में इंजाइम ने वहां पर तोड़ दिया, उसी तरह से शरीर भी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता वहां पर काम कर रहा होता है तो उस वायरस को निष्क्रिय करने का तरीका शरीर में भी यही होता है कि वो उसके छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील कर दे रहा होता है। तो शरीर में भी वो जो छोटे छोटे टुकड़े, जबकि वो वायरस अब खत्म हो चुका है, मर चुका है और उसके छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं, तो वहां पर भी वो छोटे टुकड़े को जब नाक या गले से जांच की जाएगी और उसके छोटे टुकड़े वहां पर अगर देखे जाएंगे तो वो बोलेगा कि ये तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। मतलब कि शरीर में अब उस मर चुका है, अब वो वायरस खत्म हो चुका है, वायरस के छोटे छोटे टुकड़े में वो तब्दील हो चुका है, वो मरा हुआ वायरस है। अब वो पूरा 10 मीटर का एक जिंदा वायरस नहीं है, वो छोटा टुकड़ा है 0.5 सेंटीमीटर का या फिर 1 मीटर का। सो उसके छोटे छोटे टुकड़े को भी जब आरटीपीसीआर की आपकी जांच होती है तो वो उसको मापता है कि हां या ना। वो ये नहीं मापता है कि वहां जिंदा वायरस है या मरा हुआ वायरस है। सो ये जो बात है इसको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पहली बात तो आपको समझनी थी कि ये जिंदा वायरस और मरे हुए वायरस के बीच में डिफरेंशिएट के बीच में अंतर नहीं बता रहा होता है। तो आरटीपीसीआर की जांच मरे हुए वायरस और जिंदा वायरस के बीच में अंतर नहीं बता रहा होता है। एक नंबर बात, ये बात अगर आपने समझ लिया अच्छे तरीके से तो आगे की दो बातें जो आपसे सवाल था कि क्या मुझे अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है, एक बार अगर मुझे बीमारी हो गई है और मैं पॉजिटिव आ गया था आरटीपीसीआर से, तो 14 दिन के बाद दोबारा मुझे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? तो आपके सवाल का आधा जवाब आपको मिल गया होगा कि अगर 14 दिन के अंतराल के बाद आपको कोई अगर विशेष परेशानी नहीं है, तो अगर आप में कोई विशेष लक्षण नहीं है, अगर कोई विशेष परेशानी नहीं है, और लक्षण क्या होने चाहिए थे? आपको तेज बुखार, अत्यधिक खांसी या सांस फूलने की परेशानी नहीं हो रही थी, तो ये दोबारा जांच कराने बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि दोबारा जांच में तो आरटीपीसीआर अगर पॉजिटिव भी आ रहा है तो वो एक प्रकार से सिर्फ बता रहा है कि हां मुझे मरे हुए छोटे टुकड़े वायरस के मिले। तो ये मरे छोटे टुकड़े वायरस के तो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उसको जरूरी बना दिया होगा। तो इसलिए दोबारा उसकी जांच अगर आप में विशेष लक्षण नहीं है तो 14 दिन के बाद कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस लौट करके आते हैं इस बात के लिए कि क्या मेरे को जांच करानी ही चाहिए या नहीं करानी चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एक परिवार में मान लीजिए कि 6 जन रहते हैं, 2 जन जो है पॉजिटिव आ गए। सपोज करिए कि माता पिता पॉजिटिव आ गए। अब उनके बच्चे जो है वो ये चीज के लिए परेशान हैं कि मेरी जांच भी करवा दीजिए, मेरी भी जांच हो जानी चाहिए साहब। बच्चों में कोई विशेष प्रकार का लक्षण नहीं है, बच्चों में कोई परेशानी विशेष नहीं है। और विशेष लक्षण में फिर से दोबारा आपके लिए बताना चाहता हूं कि विशेष लक्षण क्या हो सकते हैं? तेज बुखार आना, अत्यधिक खांसी होना या उसकी सांस फूलने की परेशानी होना, ये अत्यधिक लक्षण वाली बातें हो रही हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर सूंघने की शक्ति या उसके जो स्वाद की शक्ति है अगर चली गई है तो ये बड़े लक्षणों में से नहीं आ रहा होता है। सो ये आप समझने की कोशिश करिए कि अगर बड़े लक्षण नहीं हैं तो आपको मान भी लिया जाए कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आप देखते चले आ रहे होंगे कि टीबी जो है, टीबी की जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है, ये हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोगों को इसका इन्फेक्शन है और जो इसकी बीमारी है वो 20-25 लाख लोगों को इसकी बीमारी है। अब ये दोनों बातों में अंतर है। अभी मैंने क्या बोला आपसे
कि आपको अगर किसी आपके माता पिता या परिवार में एक दो जन पॉजिटिव अगर आ गए हैं तो परिवार के और दूसरे जन को ये आरटीपीसीआर की जांच या कोरोना की जांच कराने की कोई विशेष आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि उन लोगों में कोई विशेष प्रकार का लक्षण ना हो। और ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा करना इसलिए नहीं चाहिए कि उनको जांचें नहीं करानी चाहिए। उसी के बारे में आपको बताया कि जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी आप देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी का जो इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन 40 करोड़ आबादी, जो हम सब की आबादी 130 करोड़ की है, उसमें 40 करोड़ की आबादी को टीबी का इन्फेक्शन है। लेकिन टीबी की बीमारी 20 से 25 लाख लोगों को है। अब इन दोनों बातों में अंतर क्या होता है? इन्फेक्शन क्या होता है और बीमारी क्या होती है? समझ लीजिए कि कोई बदमाश जेल के भीतर बंद है, जेल की सलाखों के पीछे है, तो ये बदमाश आपके लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं है। जबरदस्ती उसको जेल में जाकर के अंदर उसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। वो जेल के सलाखों के पीछे सुरक्षित तौर पे सही तरीके से बंद है। लेकिन यही अगर बदमाश जेल तोड़ करके, उसकी सलाखें तोड़ करके बाहर आ गया है और उत्पात कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करना, इसको मारना बिल्कुल जायज रहेगा। तो ये दो परिस्थिति हो गई, एक इन्फेक्शन की परिस्थिति हो गई जबकि वो बदमाश जेल के भीतर सलाखों के पीछे है, और इन्फेक्शन के बाद डिजीज की स्थिति क्या है, बीमारी की स्थिति क्या है, जब वो जेल की सलाखों को तोड़ करके बाहर आ गया है और वो शरीर को बर्बाद कर रहा है, तो ये डिजीज की स्थिति है। तो इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन और डिजीज वाली बात है, ये आप अपने इस कोरोना वायरस वाले संबंध में भी समझ सकते हैं। कोरोना वायरस का एक प्रकार का इन्फेक्शन होना और एक डिजीज होना। इन्फेक्शन होना मतलब कि परिवार के दो जन जो कि पॉजिटिव आ चुके हैं, उसके बाद आप में उस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस तो आपके शरीर में घुस गया है, आ गया है, लेकिन वो आपके शरीर में कोई उत्पात नहीं मचा रहा है, कोई परेशानी नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको कंट्रोल कर रखा है और कोई उसमें दिक्कत पैदा नहीं होने दे रहा है। तो ये इन्फेक्शन वाली परिस्थिति है, ये डिजीज वाली परिस्थिति नहीं है। लेकिन यही एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जहां पर कि आपकी तबीयत खराब होने लगे, जहां पर कि आपको तेज बुखार, ज्यादा अत्यधिक खांसी होना या सांस फूलने की परेशानी हो, तो आपको ऐसे में जांच करानी चाहिए। अब यहां पर से समझने वाली बात क्या थी कि पहले तो इतना हो हल्ला था कि पकड़ पकड़ करके हर लोगों की जांच होनी थी, हर लोगों की आरटीपीसीआर की जांच हो रही थी, और अब आप कह रहे हो कि आरटीपीसीआर की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। आपने तो हमेशा पहले, यही लोग हमेशा पूछते हैं कि पिछले साल तो हर लोगों को आप बोल रहे थे कि आरटीपीसीआर की जांच होने की आवश्यकता है, पकड़ पकड़ करके जैसे तैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग करते थे और उसके बाद फिर उनकी आरटीपीसीआर की जांच कर लेते थे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर की जांच की आवश्यकता, परिवार में अगर दो जन पॉजिटिव हैं उसके बाद भी परिवार के दूसरे अन्य जन को जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? अब इसको फिर से वापस ट्यूबरक्लोसिस वाली स्थिति में देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन अगर आप बाहर के देशों में देखते हैं, जैसे अगर अमेरिका में देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, वहां पर टीबी का इन्फेक्शन ही अपने आप में बहुत कम है। तो वहां पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड भी होता है और उस इन्फेक्शन को भी मापने के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज एसे IgRA होता है, मतलब कि मात्र वहां पर अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड भी पाया जाता है तो वहां पर उसका इलाज कर दिया जाता है। अगर वहां पर कोई इन्फेक्टेड पाया जाता है, विदेश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अगर टीबी का कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति भी मिलता है तो उसकी जांच वहां पर करके और उसकी दवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको अपने देश की परिस्थिति में देखेंगे तो यहां पर टीबी का इन्फेक्शन क्योंकि 40 करोड़ लोगों को है, तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो बीमार व्यक्ति हैं उन्हीं को हम ढूंढते हैं और उन्हीं का इलाज करते हैं। ठीक वैसे ही यहां पर कोरोना वायरस वाली स्थिति को भी समझने की कोशिश करिए कि पिछले साल इसका इन्फेक्शन का जो पॉपुलेशन था, इन्फेक्शन की, इन्फेक्टेड लोगों की जनसंख्या थी, वो बहुत कम थी।
लेकिन धीरे धीरे आप इस साल तक में अगर देखेंगे तो अब इन्फेक्शन हमारे पूरे के पूरे जनसंख्या में अच्छा खासा बढ़ चुका है। इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी कह लीजिए या आप इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना कहिए, लेकिन इसकी संख्या आज के समय में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी वाली परिस्थिति में जबकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसका इन्फेक्शन हो चुका है, तो इसको डिजीज मतलब सिर्फ जिन लोगों में बीमारी वाली स्थिति पैदा हो रही है उनमें जांच करने ही अक्लमंदी है। अब इसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश में हम लोगों के पास ज्यादा व्यवस्था नहीं है कि हम उन लोगों में इस व्यवस्था को खर्चा करें, बर्बाद करें जिन लोगों में कोई बीमारी वाली चीज नहीं है। अगर हम 40 करोड़ लोगों को टीबी का पूरा जांच करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। उसी तरह से इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है कि उन लोगों में जांच करने में जिन लोगों में कोई प्रकार का बीमारी नहीं है, कोई प्रकार का अत्यधिक लक्षण नहीं है, और सिर्फ उनके इन्फेक्शन को चेक करने के लिए आरटी-पीसीआर की जांच की जा रही है। परिवार के अगर कोई 2 जन, 1 जन, किसी को भी अगर पॉजिटिव आ गया है तो बाकी जन को सिर्फ आइसोलेट होने के लिए जरूरत होती है, लेकिन उन लोगों में जांच होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये 100% है कि वो इन्फेक्टेड होंगे भी तो वो इन्फेक्टेड हैं, मगर उनमें डिजीज वाली स्थिति अगर नहीं है, अगर अत्यधिक लक्षण नहीं है, तो उनको अलग से कोई दवाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बुनियादी बात इन्फेक्शन और डिजीज जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस में है, उसी तरह से आप कोरोना के संबंध में भी समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है अब हमारे पूरे देश में, प्रदेश में और शहर के भीतर भी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ कि परिवार में कोई दूसरा जन पॉजिटिव है हमको जांच करवा लेनी चाहिए, अक्लमंदी नहीं है। दूसरी बात जो समझने की है, जो कि सरकारी स्तर पे भी देखने की आवश्यकता है कि एयरपोर्ट पे जाने पे या रेलवे में सफर करने पे या बॉर्डर क्रॉस करने पे अगर उन लोगों की जांच का अगर हम रिपोर्ट देख रहे होते हैं तो ये जांच कोई एब्सोल्यूट नहीं है। कोई जांच ये नहीं है कि एक बार अगर आपने जांच करा ली है तो दूसरे, तीसरे दिन या चौथे दिन आपके पॉजिटिव होने की संभावना नहीं है। दूसरी नंबर बात यह है कि ये जो जांच आपने आरटी-पीसीआर की कराई है, ये सिर्फ 30% ही इसका पॉजिटिविटी पकड़ने की क्षमता है। बाकी मतलब 70% लोग पॉजिटिव होकर के भी इसके पकड़ में कोई जरूरी नहीं है कि आ पाएंगे। तो जैसा कि आप बात से समझ सकते हैं, इस पूरी लंबी बातचीत से समझाने का आपको 2 मतलब था। पहली बात तो यह थी कि आरटी-पीसीआर की जांच मरे हुए और जीवित वायरस के बीच में अंतर नहीं बता रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन की स्थिति को बता रहा होता है। दूसरी नंबर बात जो कि इस बात से आपको समझ में आ गई कि 14 दिन के बाद अगर आप पॉजिटिव थे तो दोबारा आपके जांच कराने का औचित्य बिल्कुल नहीं है अगर आप में विशेष लक्षण नहीं है तो। दूसरी नंबर बात कि अगर आपके परिवार के किसी दूसरे जन को पॉजिटिव आ चुका है तो आपके बिना लक्षण सिर्फ और सिर्फ ये बात को समझने के लिए कि क्या आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, यह आरटी-पीसीआर की जांच कराना कहीं से भी अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि आरटी-पीसीआर की जांच आपके सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड होने की स्थिति को बता रहा होता है, ना कि आपके डिजीज्ड मतलब आपके बीमार होने की स्थिति को बताता है। क्योंकि अगर आप में विशेष प्रकार के लक्षण नहीं है तो आपको कहीं से भी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।